ओलिगोसैकराइड्स। तो ओलिगोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम हाइड्रोलाइज करें तो एक जो है निश्चित संख्या में, इसको इधर रखना से, एक निश्चित संख्या में जब मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल मिलते हैं हाइड्रोलाइज कराने पे तो उसको हम कहते हैं ओलिगोसैकराइड। और संख्या के हिसाब से उसको फिर से हम सब डिवाइड कर देते हैं, डाइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, ट्राइसैकराइड, ये सब जो है उसके हिसाब से। तो ओलिगोसैकराइड शेडिंग डालो दूसरा जो है, ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स। तो ओलिगोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज करें तो एक निश्चित संख्या में क्या मिलते हैं, मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल मिलते हैं। और मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल की संख्या के अनुसार फिर से उसको हम सब डिवाइड करते हैं। डाइसैकराइड में जब 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ट्राइसैकराइड यदि 3 मॉलिक्यूल से मिलकर वो बना हुआ है, टेट्रासैकराइड 4 से, पेंटासैकराइड इस तरह से जो निश्चित संख्या में लगभग 2 से लेकर और 10 तक 10 मॉलिक्यूल तक से मिलकर वो बने होते हैं। तो लिखो, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसैकराइड्स में दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स which give a definite number of monosaccharide molecules, upon definite number of monosaccharide molecules upon hydrolysis, a definite number of monosaccharide molecules upon hydrolysis। फिर पैरा चेंज कर दो, डिपेंडिंग अपॉन the number of monosaccharide molecules, depending upon the number of monosaccharide molecules present in their molecule, their THEIR रहेगा, प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल, कामा लगाओ वहाँ पे। ओलिगोसैकराइड्स आर further subdivided as disaccharides, ट्राइसैकराइड्स, TRI, ट्राई और उसमें सैकराइड जोड़ देंगे, ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स एटसेट्रा। ठीक है। तो किसी ओलिगोसैकराइड के मॉलिक्यूल में कितने मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है या हाइड्रोलाइज करने पे कितना यूनिट वो दे रहा है, उसी के हिसाब से फर्दर उसको सब डिवाइड कर देते हैं। किस में, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से करते हैं। तो देखो अब इसके अंतर्गत ये हेडिंग डाल देंगे, डाइसैकराइड्स। तो डाइसैकराइड कब कहलाएगा, जब वो हाइड्रोलाइज करने पर 2 यूनिट जो है मोनोसैकराइड के देता है, चाहे वो एक ही जैसे हो या अलग अलग हो। ठीक ना। तो लिखो
डाइसेक्राइड्स में these are the carbohydrates which give two molecules of same or different monosaccharides, two molecules of same or different monosaccharides upon hydrolysis for example sucrose, for example sucrose, lactose etc. सुक्रोज, लैक्टोज एटसेट्रा, सुक्रोज, लैक्टोज एटसेट्रा। तो ये देखें, तो हम सुक्रोज को लिखें तो सुक्रोज का क्या फार्मूला होता है? C12H22O11। ये यदि सुक्रोज है तो सुक्रोज है तो क्या हो जाएगा जब हाइड्रोलाइज कराएंगे? बहुत सिंपल है, हाइड्रोलाइज कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो फिर ये टूट कर क्या देता है? C6H12O6 देता है, जिसमें से ग्लूकोज होता है, और फिर C6H12O6 देता है जिसमें एक फ्रक्टोज होता है। तो एक तो हो गया ग्लूकोज और एक हो गया फ्रक्टोज। ठीक है, तो इसलिए क्या है? डाइसैकराइड है। और कल मोनोसैकराइड में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था? ग्लूकोज का, जो हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो बहुत सिंपल है, जैसे सुक्रोज में देखें तो अब समझने के क्या तरीका है। जैसे हम मोनोसैकराइड ग्लूकोज लिए तो C6H12O6 है, ये ना ग्लूकोज है। मोनोसैकराइड है ये, और छोटे कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा नहीं, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। इसमें कार्बन जितना है उतना ही क्या है? ऑक्सीजन है। और ये डाइसैकराइड में देखो, अब इसके जस्ट डबल के बराबर कार्बन होंगे डाइसैकराइड में, और चूंकि 2 यूनिट एक में जुड़ा है तब डाइसैकराइड बना है। तो जब भी 2 यूनिट एक में जुड़ता है तो उसमें से एक वाटर क्या होता है? निकलता है, तभी 2 यूनिट आपस में ज्वाइंट होता है। तो एक ऑक्सीजन, एक वाटर निकला तो एक ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया। तो जितना 12 कार्बन है तो एक ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया, तो 11 हो गया। और तब उसके दूने के बराबर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। अब वही जो वाटर निकला है वही वाटर फिर से दे दिया जाता है, हाइड्रोलाइज किया जाता है, तो फिर वो वाटर आके ऐड हो जाता है, फिर वो अपने जिन यूनिट से मिलकर बना हुआ था, ज्वाइंट हुआ था, फिर उसमें टूट के अलग हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एक और एग्जाम्पल हमने लिखवाया है किसका? लैक्टोज का। तो लैक्टोज समझ लो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लैक्टोज का भी फार्मूला यही होगा, माल्टोज का भी फार्मूला यही होगा। तो लैक्टोज का भी यही फार्मूला होगा, उसको भी हाइड्रोलाइज करेंगे तो बस अंतर ये होगा कि लैक्टोज में एक ग्लूकोज मिलेगा और एक जो इसमें फ्रक्टोज मिल रहा है उसके जगह पे क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। यही अंतर होता है, ठीक ना? तो ये हो गया। अब सेम उसी तरह से क्या लिखेंगे? एक दो और लिख लो, ट्राइसैकेराइड्स। तो ट्राइसैकेराइड की डिफिनीशन लिखा जाएगा। ट्राइसैकेराइड की डिफिनीशन उसी को देख के जहाँ 2 लिखा गया ऊपर वहीं पे 3 कर लेंगे तो डिफिनीशन बन जाएगा। अपने आप लिखने का प्रयास करो उसको।
तुम लोग क्लास संडे को भी चलती है? नहीं। हाँ क्या चीज़? नहीं, कल संडे है ना, तो अगले सैटरडे को जो है मैं पढ़ाऊँगा नहीं, हमारा ही टर्न रहेगा। तो यदि चाहो तो कल आ जाओ तो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगले सैटरडे को जाना है इलाहाबाद, तो बंद रहेगा सर। फ्राइडे को ही रात में जाएंगे, तभी हम नीचे बात कर लेते हैं। यदि वो तैयार होंगे खोल देंगे तो चलेगा। तो इसी टाइम पे 7 से, और कोई क्लास तो रहेगा नहीं, तो हम जो है आएंगे तो 1-1.5 घंटे तक पढ़ा देंगे, तो 2 पीरियड के बराबर हो जाएगा। थोड़ा पीछे है, अभी लेट से शुरू हुआ, तो थोड़ा बड़ा चैप्टर। तो ये हो गया, डिफिनीशन लिखा गया ना ट्राइसेक्राइड का। तो इसमें क्या मिलेगा, 3 जो है मॉलिक्यूल मिलेगा, सेम या डिफरेंट मोनोसेक्राइड के। तो अब इसका एग्जांपल हम लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका होता है रैफिनोज। रैफिनोज इसका एग्जांपल है। तो आप कोई बता सकता है रैफिनोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? हाँ बोलो। C18 C18H और O कितना होगा? हैं? O 16 होगा। अब 3 यूनिट जुड़ा है ना, तो 3 यूनिट जुड़ा है तो 2 वाटर निकला होगा, तभी ना 3 जगह से जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन 2 कम हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 32। ठीक है, रैफिनोज का फार्मूला हो गया। तो ये रैफिनोज है। फॉर एग्जांपल में रैफिनोज लिख लो, और तब इसका रिएक्शन लिख लो। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तभी ना 3 यूनिट जुड़ेगा आपस में। 3 यूनिट जुड़ना है तो 2 जगह से जुड़ेगा, तो 2 H और OH इंटरेक्ट किया होगा, वाटर निकला होगा। तो अब वही 2 वाटर मॉलिक्यूल यदि हम दे दें तो फिर ये टूट के हाइड्रोलाइज हो जाएगा, है कि नहीं? हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनाएगा? मोनोसेक्राइड बनाएगा। सबसे छोटा यूनिट मोनोसेक्राइड होता है। तो क्या क्या बनेगा? C6H12O6 और C6H12O6। इसमें से एक क्या है? ग्लूकोज है, एक क्या है? फ्रक्टोज है, और एक क्या है? गैलेक्टोज है। ये है। हो गया। चलो अब एक और लिख लो टेट्रासेक्राइड का। C टेट्रासेक्राइड्स। टेट्रासेक्राइड्स डिफिनीशन 4, फिर उसी तरह से लिखना है। अब 3 के बदले 4 लिख देंगे, 4 यूनिट मिलेगा। डिफिनीशन लिखा जाएगा ना, लिख डालो उसी को देखते हुए। जहाँ 2 था वहाँ 3 किए तो ट्राइसेक्राइड हो गया, जहाँ 3 था 4 कर लेंगे तो टेट्रासेक्राइड का डिफिनीशन हो जाएगा। हो गया। अब हम
इसका एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल इसका जो है बहुत कॉमन है, स्टैच्यूज होता है, स्टैच्यूज ये इसका एग्जाम्पल है। तो स्टैच्यूज का फार्मूला कोई बताएगा, क्या लिखेंगे? अब 4 यूनिट हो गया तो C कितना हो गया? 24 हो गया। और 4 यूनिट जुड़ा है तो 3 जगह से जुड़ा होगा तो 3 वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा, तो 3 ऑक्सीजन कम हो गया, तो कितना हो गया? 21। अब तब उसके दूने के बराबर ये हो गया 42। ठीक है, ये हाँ, अरे यार 4 यूनिट टेट्रासेक्राइड है तो 4 यूनिट जब जुड़ा होगा तो 3 जगह से जुड़ेगा ना। जैसे मान लो ABC जोड़ रहे हो और D 4 यूनिट जुड़ा तो कितना बांड से जुड़ा? 3 बांड से ना, तो 3 वाटर उसमें से निकला होगा तभी ना जुड़ा होगा। जब H और OH पॉलीहाइड्रॉक्सी है, मोनोसेक्राइड क्या होता है? पॉलीहाइड्रॉक्सी। तो एक जगह का H और एक का OH वही रिएक्ट करता है तो वाटर निकल गया, तो 3 वाटर निकला तो 3 ऑक्सीजन कम कर लो, वही हम कम कर रहे हैं। अब मोनोसेक्राइड सबसे सिंपल है तो उसमें जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन होता है। डाइसेक्राइड में एक जगह से जुड़ेगा तो 1 ऑक्सीजन कम, ट्राइसेक्राइड में 2 जगह से जुड़ेगा तो 2 ऑक्सीजन कम, टेट्रासेक्राइड में 3 जगह से जुड़ेगा तो 3 ऑक्सीजन कम। ये याद करने का तरीका नहीं तो रटना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 3 ऑक्सीजन कम हुआ तो ऑक्सीजन के दूने के बराबर ये हो गया। अब वही 3 ऑक्सीजन फिर से मिल जाएगा, अर्थात 3 वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो फिर वो टूट जाएगा, अपने ओरिजिनल यूनिट जिनसे मिलकर बना हुआ है उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखे हैं? 3H2 हाइड्रोलाइज कराना है तो इसका नाम कर लेंगे स्टैच्यूज। अब क्या क्या बनेगा? 1 यूनिट ग्लूकोज, 1 यूनिट फ्रक्टोज और 2 यूनिट गैलेक्टोज बना, बस यही अंतर हो गए 4 यूनिट। हो गया इतना क्लियर? तो ये हो गया क्लासिफिकेशन आपका। नहीं, अभी तो एक बचा हुआ ना, पॉलीसेक्राइड्स। तीसरा आप लिखेंगे। तो इसी तरह से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लगभग 10 यूनिट तक के जो है ओलिगोसेक्राइड में आते हैं। अब तीसरा जो कैटेगरी है वो क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स कहाँ अभी तक अंधेरा किए थे तुम लोग? अच्छा, लाइट नहीं, हमको लगा स्विच ऑन किए तब जल रहा। तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है? पॉलीसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो संख्या निश्चित नहीं है कितने मोनोसेक्राइड मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट जो मिलेंगे। तो लिखो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, these are the carbohydrates which give a large number of monosaccharide molecules, which give a large number of monosaccharide molecules upon hydrolysis. A large number of monosaccharide molecules upon hydrolysis. हो गया? These are the carbohydrates which give a large number of monosaccharide molecules upon hydrolysis. और पॉलीसेक्राइड का जो जनरल मॉलिकुलर फार्मूला होता है
वो होता है C6H10O5 का होल n। तो एक सेंटेंस और लिखो पैरा चेंज करके, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड्स इज C6H10O5 का होल n, where n ग्रेटर देन 100, जहाँ n कितना होगा 100 से ज़्यादा होगा, where n ग्रेटर देन 100। और फॉर एग्जाम्पल लिख लो, क्या क्या होगा, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। कल हमने बताया था कि जितने नॉन शुगर्स हैं सब इसी में आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एट्सेट्रा, तो ये सब पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अब हम जो है इसका दिखाएं हाइड्रोलिसिस कैसे लिखेंगे। C6H10O5 स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या होते हैं, ग्लूकोज के से ही बने होते हैं। बस अल्फ़ा और बीटा लिंकेज में अंतर होता है। अभी हमने बताया कि n यूनिट जुड़ा है तो इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए एक कम वाटर चाहिए। हाँ, अभी ना डाइसेक्राइड में 1 चाहिए था, ट्राइसेक्राइड में 3 चाहिए था। n भी लिख देंगे तो उतने से गलत नहीं होगा पॉली के केस में, तो n-1H2 लिख सकते हैं और ये हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या मिलेगा, n यूनिट C6H12O6। ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है स्टार्च, सेलुलोज, तो केवल ग्लूकोज मिलेगा। ये सब ग्लूकोज के क्या कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं, इसीलिए पॉलीसेकेराइड नाम लिख डालो। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो एक फुल क्वेश्चन जो है कई साल लगातार पूछा गया है, हर साल पेपर में देखोगे तो, कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, ये फुल क्वेश्चन पूछा गया। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है डेफिनेशन लिख देंगे, और कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो ये तीनों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिख देंगे, हो गया आंसर। अब कुछ छोटे छोटे टर्म हैं जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में यूज होते हैं, वो जानना ज़रूरी है। तो पहले तो मोनोसेकेराइड का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेकेराइड थोड़ा सा लिख लो, जानकारी या समझा देंगे तब भी जान जाओगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, नॉमेनक्लेचर NOMENCLATURE, ये कई शब्द होता है। नॉमेनक्लेचर माने नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, या तो उनमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा या मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा। तो जितने मोनोसेकेराइड में मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, एल्डोज कहलाते हैं, एल्डोजेज कॉमनली उनको। जैसे क्लास में सभी लोग बैठे हैं तो स्टूडेंट हैं, सबका अलग अलग नाम है अपना,
तो उसी तरह से जितने मोनोसेक्राइड होंगे जिनमें एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो सब क्या कहलाएंगे, एल्डोजेज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब उनको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो जितने कार्बन का एल्डोज रहेगा उसमें वो शब्द जो है संख्यावाचक शब्द ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे। ठीक ना। जैसे मान लो कोई एल्डोज है जिसमें 3 कार्बन है तो क्या कहलाएगा, एल्डो ट्राइयोज या ट्राई एल्डोज। ठीक है। 4 कार्बन का कोई मोनोसेक्राइड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एक वो क्या कहलाएगा, एल्डो टेट्रोज या टेट्रा एल्डोज। तो एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज इस तरह से कहलाता है। ठीक ना। उसी तरह से यदि कोई ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, कीटोनिक है, तो वो क्या कहलाएगा, कीटोज कहलाएगा। कीटोज सबके लिए कॉमन हो गया। आप क्लासिफाई कर देंगे कार्बन के हिसाब से, उनको स्पेसिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्डो कीटो ट्राइयोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, इस तरह से जो है करेंगे। तो लिखो, थोड़ा सा लिखो, द मोनोसेक्राइड्स having aldehydic functional group, ब्रैकेट में CHO लिख लेंगे। हैविंग एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप CHO जब भी लिखेंगे तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो एक बॉन्ड दिखा के तब लिखते हैं ऐसे। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप CHO आर कॉल्ड एज एल्डोजेज, whereas the monosaccharides having कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को कैसे दिखाएंगे, इस तरह से C+O। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज कीटोजेज। ठीक है। फिर पैरा चेंज कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, present in their molecule, aldoses are further subdivided as aldotriose, aldotetrose, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, एटसेट्रा। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना मतलब इसका। तो एल्डोहेक्सोज एटसेट्रा। सिमिलरली कीटोजेज आर नेम्ड एज कीटोट्राइयोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज,
कीटोहेक्सोज एटसेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in their molecule, एक दो एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ, उसका नाम जो है लिख लो। फॉर एग्जाम्पल CHO, CHOH, CHOH और CH2OH। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है, तो ये एक एल्डोज है। पहले तो ये एक एल्डोज है और 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? एल्डोटेट्रोज। तो ये एक एल्डोटेट्रोज है, ठीक ना? एल्डोटेट्रोज है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। चलो अब ग्लूकोज ही बना दें इसको। क्या हो गया? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना? तो ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोहेक्सोज। आयन लिख देंगे उसके पहले, क्योंकि केवल यही नहीं है, एल्डोटेट्रोज और भी बनेगा। तो ये भी एक एल्डो क्या है? एल्डो, और 6 कार्बन का है, तो क्या बन गया? हेक्सोज। एल्डोहेक्सोज हो गया है, एल्डोहेक्सोज हो गया। एक मैं ये लिख दूँ, COH और CH2OH। ये क्या है? एक एल्डोपेंटोज। इसी तरह से कीटो ग्रुप रहता तो क्या होता? कीटो कार्बन के हिसाब से लगा देते, जैसे फ्रक्टोज बना लें तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और फिर OH और CH2OH। ये फ्रक्टोज है। कल हमने स्ट्रक्चर बनाने के लिए समझाया था ना, कैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज का बनाएंगे। उसको याद कर डालो ताकि लिख सकें बिना देखे, ठीक ना? तो ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज क्या है? एक कीटोज है। पहले तो कीटोज है, कीटो ग्रुप है तो कीटोज है। 6 कार्बन है तो क्या लगा देंगे? हेक्स और ओज, कीटोहेक्सोज है। एक कीटोहेक्सोज है। उसी तरह से कीटोट्राइओज, कीटोटेट्रोज, इस तरह से होता है। 1 2 3 4 5। ये एक कीटो पेंटोज है। तो अब देख के पहचान लोगे ना क्या है? कीटोज है कि एल्डोज है, और कार्बन की संख्या उसमें इंडिकेट करके ये कर लेंगे। तो ये हो गया। बीएससी पार्ट 1 में एक पढ़े होगे डीएल नॉमेनक्लेचर, पढ़े हो? डीएल नॉमेनक्लेचर, डीएल कन्फिगरेशन।
हाँ, डी और एल कन्फिग्रेशन क्या होता है? वो दूसरा चीज़ है, वो तो डेक्स्ट्रो लीवो है। एक तो डेक्स्ट्रो लीवो होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो उसको स्मॉल डी स्मॉल एल से लिखते हैं या प्लस और माइनस स्मॉल ब्रैकेट में लगा के लिखते हैं। तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी दूसरी चीज़ है। मैं कन्फिग्रेशन पूछ रहा हूँ जो कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा जाता है। एक बीएससी पार्ट 1 में था डीएल कन्फिग्रेशन जिसको रिलेटिव कन्फिग्रेशन कहते हैं, और एक आरएस कन्फिग्रेशन जिसको एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन कहते हैं। आरएस नॉमेनक्लेचर स्टीरियो आइसोमरिज्म में नहीं पढ़े थे? कहाँ तुम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में? बेला इंस्टीट्यूट में। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आरएस कन्फिग्रेशन तो हर साल पूछा जाता है। आरएस और ईजेड नॉमेनक्लेचर, आरएस ईजेड कन्फिग्रेशन कौन पढ़ाता था? संजय सिंह हैं? और इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाता था? मानवेंद्र सिंह हैं? तो मानवेंद्र सिंह तो हमारा स्टूडेंट है, हमारे वहाँ से एमएससी किया, और एमएससी किया ऑर्गेनिक से, पढ़ाता है इनऑर्गेनिक। हाँ, एमएससी हमारे वहाँ से किया, हमारा स्टूडेंट है मानवेंद्र। चलो क्या करो। तो ये सब चीज़ें जो है केमिस्ट्री में, यही सब चीज़ तो समझना है, वही नहीं समझ में आएगा तो उसकी ज़रूरत है। पढ़ाया जाता है बीएससी पार्ट 1 में। हाँ हाँ, लिख लो। पढ़ाया जाता है, कहा भी जाता है कि आगे अगले साल सेकेंड ईयर में आएगा डीएल नॉमेनक्लेचर। कार्बोहाइड्रेट में बहुत यूज होता है डीएल कन्फिग्रेशन। और पूछा भी जाता है कि आप कैपिटल डी और स्मॉल डी तथा कैपिटल एल और स्मॉल एल से क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो ये स्मॉल डी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है जिसको ऐसे भी लिखते हैं प्लस करके, और स्मॉल एल भी लीवो रोटेटरी है इसको माइनस एल से। डी और एल एक दूसरे के क्या होते हैं? इनएंसियोमर कहलाते हैं। इनएंसियोमर, एक का मिरर इमेज दूसरा होता है। लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल एक कन्फिग्रेशन को व्यक्त करता है। अभी हमने कल ग्लूकोज का बताया था, तो कहा था कि 4 कायरल कार्बन है, और 4 कायरल कार्बन का कुल 16 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेगा। 16 ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा ना, उसमें 8 होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला, 8 होगा लीवो रोटेटरी वाला, क्योंकि उसी में इनएंसियोमर का भी पेयर बनेगा, ठीक है। तो अब उसमें किसका कन्फिग्रेशन डी होगा, किसका एल होगा, ये कन्फिग्रेशन को व्यक्त करता है, और ये डायरेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन को व्यक्त करता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये कन्फिग्रेशन को व्यक्त करता है, ये कन्फिग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये नहीं कि कैपिटल डी कहा जाए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या इसको लीवो रोटेटरी मान लें। कैपिटल डी कन्फिग्रेशन का कोई है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। और उसी तरह से एल कन्फिग्रेशन का भी कोई कंपाउंड रहेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लीवो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो और लीवो के लिए हम ये दोनों यूज़ करते हैं, या प्लस और माइनस लिखते हैं। तो ये डीएल कन्फिग्रेशन है क्या? ये डीएल कन्फिग्रेशन निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं कि एक ग्लिसरल्डिहाइड कंपाउंड है जो सबसे सरल जो है क्या है, हम कह सकते हैं कि एल्डोज है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डोज। क्योंकि कायरल कार्बन होना है तो 4 अलग अलग होना चाहिए ना। कायरल कार्बन कैसे पहचानते हैं? वह कार्बन एटम जिसे 4 अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़ा होता है। तो देखो, एक कार्बन ले, हम उसको कायरल बनाना है और हमको एल्डिहाइड ग्रुप दिखाना है, तो एक तो एल्डिहाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक मान लो हम H ले लें, एक OH ले लें, और एक क्या ले लें, CH2OH ले लें। अब इसे सरल तो नहीं हो पाएगा ना कोई, क्योंकि 4 कार्बन रखना ही है। तो एक CHO ले लेते हैं एल्डोज, यदि हमको दिखाना है, इसको कह सकते हैं ना कि एक एल्डोज है, ठीक ना। तो अब ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड।
डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। IUPAC नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा 2,3 डाइहाइड्रॉक्सी प्रोपेनल, 2,3 डाइहाइड्रॉक्सी प्रोपेनल है। इसमें कितना कायरल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है। तो एक कायरल कार्बन है तो एक कायरल कार्बन का तो बिल्कुल क्लियर है, दो इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। एक तो ये दिख रहा है, दूसरा बनाना है तो क्या कर लेंगे, इसका मिरर इमेज ड्रा कर लेंगे, मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज, इसको मिरर मान लें, तो इसका इमेज ड्रा करें तो यही ना मिलेगा। जो लेफ्ट साइड में ग्रुप है वो इधर राइट साइड में इधर लेफ्ट इमेज, प्लेन मिरर की यही ना विशेषता है, जितना दूर पर ऑब्जेक्ट रहता है उतनी ही दूरी पर उसका इमेज बनता है। लेकिन वर्टिकल पोजीशन पे जो ग्रुप रहेंगे वो अपने जगह पे रहेंगे, उनका बांड वहीं का वहीं रहेगा, ठीक ना। तो अब हम देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा कन्फिगरेशन है कि ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो ग्लिसरल्डिहाइड तो ये भी है, लेकिन दोनों का कन्फिगरेशन क्या है, अलग अलग है। दोनों का कन्फिगरेशन क्या, अलग अलग। कन्फिगरेशन तो अलग अलग दिख रहा है ना सीधे सीधे। अब ये इसका मिरर इमेज है और ये इसका मिरर इमेज, और दोनों मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसको उठा के इसके साथ रखें तो सभी ग्रुप आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ऐसा मिरर इमेज क्या कहलाता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और वही एक दूसरे के इनेंसियोमर कहलाते हैं। यदि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा, और ये लीवो रोटेटरी है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फार्मूला देख के हम ये नहीं कह पाएंगे कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन लीवो रोटेटरी है, लेकिन ये तय है कि ये दोनों, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो एक लीवो। जितना डिग्री एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, उतना ही डिग्री दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दोनों का माने वैल्यू जो है स्पेसिफिक रोटेशन का सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इतना तो क्लियर है ना। तो अब उसमें हम क्या करते हैं कि चूँकि ये सबसे सरल जो है एल्डोज है, तो इसी को कन्फिगरेशन निर्धारित करने के लिए स्टैंडर्ड मान लिया गया, मानक मान लिया गया, ठीक है। इसको क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया। और इसके कन्फिगरेशन को कह दिया गया कि डी हम कहेंगे और इसके कन्फिगरेशन को एल कहेंगे। तो रैंडमली आर्बिट्रेरली इसको चूज कर लिया गया कि इस कन्फिगरेशन को हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे, माने ग्लिसरल्डिहाइड का ये डी कन्फिगरेशन है, ठीक है। किस कन्फिगरेशन को माना गया, जिसमें कायरल कार्बन का OH ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में राइट साइड में है। OH ग्रुप किधर है, राइट साइड में है, तो उसको कहा गया कि हम डी मानेंगे, डी कन्फिगरेशन इसका निर्धारित करेंगे। और इसका जो मिरर इमेज है जिसके कायरल कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, उसको हम क्या कहेंगे, एल कन्फिगरेशन कहेंगे, ठीक है। अब ये हमने अब शुरू में ही बताया कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है, तो ये लीवो रोटेटरी होगा, और ये लीवो रोटेटरी होगा तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ये तय है। सुविधा के लिए हम एरो एक बना लेते हैं, देखते हैं के लिए कि इसको क्लॉकवाइज मान के प्लस लिख सकते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख के माइनस लिख सकते हैं। लेकिन फार्मूला देख के हम ये नहीं कह पाएंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है लीवो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और उसके सोल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट पास करना पड़ेगा, और उसका स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू निकालना पड़ेगा। जिसका प्लस में आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और जिसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी उसको क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी। तो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन कन्फिगरेशन तो हम देख के बता सकते हैं कि इसमें कायरल कार्बन का OH ग्रुप दाहिने साइड में दिख रहा है तो इसका क्या है, डी है, और इसमें कायरल कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, इसलिए इसका क्या है, एल है, ठीक ना। तो ग्लिसरल्डिहाइड इज टेकन एज द आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड फॉर असाइनिंग द कन्फिगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, देयरफॉर इट एग्जिस्ट इन टू इनैंसियोमेरिक फॉर्म्स डी एंड एल। द डी फॉर्म हैज OH ग्रुप attached to the chiral carbon on right side, and L form has OH group attached to the chiral carbon on left side, ठीक है, लेफ्ट साइड में। अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेक्राइड दिया हुआ है, अब उसको इन्हीं दोनों से कोरिलेट कराना है। इसको तो मानक मान लिया गया कि इसी के आधार पे हम तय करेंगे कि कन्फिगरेशन डी है कि एल है।
तो अब इसी के आधार पे किसी भी कार्बोहाइड्रेट का कन्फिग्रेशन हम डिसाइड करेंगे कि क्या उसका कन्फिग्रेशन डी है कि एल है। तो हमको क्या करना है, देखो हम जो है, चलो पहले स्मॉल ले लें, थोड़ा छोटा वाला। 4 कार्बन का मैं ले रहा हूँ, ये CHO, CHOH, CHOH और CH2OH। ये ध्यान से समझो, इसको समझोगे तो भूलेगा नहीं। कितना कायरल कार्बन है इसमें? 2 है। इसका नाम पहले मैं बता दूं कि इसका अभी हमने लिखा था जनरल नाम, ये क्या है, एक एल्डोटेट्रोज है। अभी लिखा था ना एल्डोटेट्रोज है ये, तो एल्डोटेट्रोज तो कॉमन हो गया। अब कितना एल्डोटेट्रोज बनेगा इस फार्मूले का? 2 to the power 2 मतलब 4 बनेगा, तो चारों एल्डोटेट्रोज होगा। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इरिथ्रोज। इसका नाम क्या है? इरिथ्रोज। इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है एल्डोटेट्रोज का इरिथ्रोज नाम है। अब इरिथ्रोज भी कैसे पहचानेंगे? दोनों कायरल कार्बन का एक जैसा ग्रुप जो OH है वो एक साइड में है और H दोनों एक साइड में है, तो यदि इस तरह का रहता है तो उस एल्डोटेट्रोज का नाम क्या है? इरिथ्रोज। ठीक ना। अब इसका हम मिरर इमेज एक बना लें, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? यही ना होगा, देखो। और ये अपने जगह पे वर्टिकल वाला ग्रुप रहेगा, तो इसमें भी तो दोनों OH ग्रुप एक ही साइड में है, ठीक ना। भले इसका मिरर इमेज है, इसका एनेंशियोमर है, तो ये भी क्या हुआ? इरिथ्रोज हुआ। इस कायरल कार्बन का दोनों का OH ग्रुप सेम साइड में, हाइड्रोजन दोनों एक सेम साइड में, इरिथ्रोज है। लेकिन दोनों का कन्फिग्रेशन अलग अलग है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लिवो रोटेटरी होगा, क्योंकि ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मिरर इमेज कैसा है? नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, तो ये लिवो रोटेटरी, या ये लिवो रोटेटरी है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। दोनों का कन्फिग्रेशन अलग अलग है। अब हमको बताना है कि क्या इसका कन्फिग्रेशन डी है कि एल है। तो क्या हमको करना है? हमको इन्हीं दोनों से कोरिलेट करना है, क्योंकि इसी को मानक माना गया। तो कोरिलेट कैसे करेंगे? तो कोरिलेट करने का तरीका, इसमें कितना कायरल कार्बन है? 2 है। इसमें कितना कायरल कार्बन है? 1 है। तो हमको केवल बॉटम वाले कायरल कार्बन से मतलब है, बाकी और ऊपर का किधर है उसे कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखेंगे, यही तरीका है। CH2OH से जुड़ा हुआ जो कायरल कार्बन है, जो बॉटम वाला कायरल कार्बन है, उसका OH ग्रुप किधर है? राइट साइड में। और ये किस में है? डिग्लिसरल्डिहाइड में है। तो इसका कन्फिग्रेशन हम क्या लिखेंगे? डी इरिथ्रोज। ये डी कन्फिग्रेशन, डी इरिथ्रोज है। और फिर इसका देखो, CH2OH से जुड़ा हुआ जो बॉटम वाला कायरल कार्बन है, उसका OH किधर है? लेफ्ट में। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? एल इरिथ्रोज। ठीक है, ये एल इरिथ्रोज, मतलब इसका कन्फिग्रेशन डी है, इसका कन्फिग्रेशन एल है। उसी तरह से अभी 2 और बचा हुआ, 4 में से हमने 2 ही केवल अभी बनाया है, तो 2 और कैसे बनेगा? एक किसी कार्बन का H और OH क्या कर दें? बदल दें। किसी का भी बदल सकते हैं। पहले मान लो हम इसी को चेंज कर दें, CHO, तो हम OH को इधर कर लें और H को इधर कर लें। एक को हमने बदला, क्योंकि दोनों को बदलेंगे तो फिर ये मिला होगा जो ऑलरेडी यहाँ लिखा है। तो अब ये एक को ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो ये हो गया डी होगा। और इसका नाम भी जान लो। जिस तरह से हमने समझाया है कि दोनों कार्बन का सेम ग्रुप एक तरफ रहता है तो इरिथ्रोज कहलाता है, उसी तरह से दोनों कार्बन का सेम ग्रुप जब अपोजिट रहता है तो ये थ्रियोज कहलाता है। तो ये एल्डोटेट्रोज क्या है? थ्रियोज है। तो इसका भी मिरर इमेज बनेगा जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, क्योंकि ये कायरल मॉलिक्यूल है। तो HOC और OH हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे OH इधर हो जाएगा, इसका मिरर इमेज है। तो और ये CH2OH और ये CHO, ये भी क्या है? थ्रियोज है, क्योंकि दोनों कायरल कार्बन का सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो थ्रियोज हो गया। तो ये डी कन्फिग्रेशन, इसको क्या लिखेंगे? एल।
तो डी और एल समझ में आ गया? हैं? हमको CH2OH से जुड़ा हुआ कायरल कार्बन को देखना है कि क्या उसका OH ग्रुप दाहिने साइड में है कि बाएं साइड में है, राइट में है कि लेफ्ट में। राइट में रहेगा तो डी कन्फिग्रेशन है, डी ग्लिसरल्डिहाइड से मिल रहा है, और लेफ्ट साइड में है तो एल ग्लिसरल्डिहाइड से मिल रहा है। तो यही चारों हो गए ऑप्टिकली एक्टिव हैं, यही चारों हैं ऑप्टिकली एक्टिव। अब उसमें से दो, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे? इनैंसियोमर, इनैंसियोमर, इनैंसियोमर। और ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज हैं, तो दोनों आपस में इनैंसियोमर हैं। और इन दोनों में से कोई एक ले लो और उन दोनों में से कोई एक ले लो, तो आपस में क्या कहलाते हैं? डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। ठीक है, इनैंसियोमर मिरर इमेज होते हैं और डायस्टीरियोमर मिरर इमेज नहीं होते हैं। और चारों आपस में क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, इनैंसियोमर एज वेल एज डायस्टीरियोमर आर स्टीरियो आइसोमर टू ईच अदर। ये चारों आपस में स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, जब मिरर इमेज रहेगा तो इनैंसियोमर कहलाएगा। तो इनैंसियोमर का कितना पेयर दिख रहा है? दो। इनैंसियोमर के दो पेयर हो गए, ये भी इनैंसियोमर के दो पेयर हो गए ये। तो इनैंसियोमर का केवल दो पेयर बनेगा, एक डी इरिथ्रोज एक एल इरिथ्रोज, एक डी थ्रियोज और एक एल थ्रियोज। और डायस्टीरियोमर का कितना पेयर बनेगा? चार पेयर, क्योंकि इसमें से एक लेंगे या उसमें का एक लेंगे तो आपस में ये दूसरे के साथ भी, ये भी दोनों के साथ बनेगा, तो चार पेयर डायस्टीरियोमर। तो इनैंसियोमर ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनैंसियोमर। और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते हैं वो डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। यही डिफिनीशन है इनैंसियोमर और डायस्टीरियोमर में। और डायस्टीरियोमर और इनैंसियोमर सब मिला के आपस में क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। ठीक ना? तो ये डिफिनीशन है। तो अब इस आधार पे डी और एल लिख लोगे ना, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या नाम लिखा जाएगा? ग्लूकोज का कन्फिग्रेशन बताओ। CHO और CHOH, COHH और CHOH, CHOH और CH2OH। तो इसमें कितना कायरल कार्बन है? 4 है। हमने क्या कहा है कि बॉटम वाले कायरल कार्बन का देखना है। OH किधर है? राइट साइड में। तो ग्लूकोज तो है ही, इसका कन्फिग्रेशन यदि लिखना है तो डी लिखेंगे, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज हो गया। और इसका फ्रक्टोज में चलो, तो फ्रक्टोज में भी तो याद होगा ना, उसका भी डी होगा, क्योंकि नीचे से तीसरे से तो वैसे ही तरह से है। यही ना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सॉरी फ्रक्टोज। तो हमने बताया भी था ना कि तीसरे कार्बन से लेके सेम है एक ही, तो इसका भी तो OH ग्रुप यही है, तो डी इसका भी होगा और ये फ्रक्टोज होगा। तो अब कन्फिग्रेशन इसी आधार पे देखते हैं, केवल इतना ही हमको देखना है, बाकी और ऊपर किधर है उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज़ ये भी जान जाओ कि ये संयोग है कि नेचर में जो भी कार्बोहाइड्रेट आकर करते हैं मोनोसेक्राइड, मैक्सिमम का क्या होता है? डी कन्फिग्रेशन होता है। ठीक ना? नेचर जो बनाता है कार्बोहाइड्रेट वो किस कन्फिग्रेशन का बनाता है? डी कन्फिग्रेशन का। आल माने मोस्टली का मोनोसेक्राइड्स है डी कन्फिग्रेशन। तो अब डीएल नॉमेनक्लेचर यही है। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लिवो रोटेटरी भी हो सकता है। संयोग से ग्लूकोज क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो डी के बाद अब इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए क्या हमने बताया है? स्मॉल डी लिख, अब नहीं आप लिखेंगे, अब क्या लिखते हैं? प्लस लिखते हैं। तो डी प्लस ग्लूकोज। और फ्रक्टोज लिवो रोटेटरी होता है, तो डी के बाद स्मॉल एल ना लिख के माइनस। जब भी हम डीएल कन्फिग्रेशन यूज कर रहे होंगे तो डेक्स्ट्रो और लिवो के लिए प्लस या माइनस यूज करते हैं। तो डी ग्लूकोज इज रिलेटेड टू डी ग्लिसरल्डिहाइड, therefore it is assigned as D configuration. It is dextrorotatory, therefore it is named as D plus glucose. Fructose also has D configuration because it can be related to D glyceraldehyde, but it is levorotatory, therefore it is named as D minus fructose. तो ये है configuration of mono
सेक्राइड। अब फिर जो है देखो कल जो है देखते हैं तो कल पढ़ा देंगे हम, क्योंकि अगले सैटरडे को छुट्टी पर आएंगे। चलो नीचे पता कर लेना, हम बात कर ले रहे हैं। टाइम यही रहेगा 7 बजे से।